आज हम बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ यानी जन्म से होने वाली हार्ट की बीमारियों के बारे में। जन्म से होने वाली हार्ट की बीमारियाँ यानी हार्ट में कोई छेद की बीमारी या कोई विकृति है जो कि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है उस टाइम पे ही हार्ट में होती है और वो धीरे धीरे करके पेशेंट को परेशान करने लगती है और दिक्कत देने लगती है। इस तरह की चीज़ें डेवलप इसलिए होती हैं क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है या फीटस जिसे बोलते हैं उसमें हार्ट बहुत छोटे से नॉर्मल हार्ट के शेप में होता है और अपने आप बढ़ते जाता है, वैसा नहीं रहता। जब हार्ट बनना चालू होता है तो मल्टीपल जगह से छोटे छोटे टुकड़े आके एक जगह पे जुड़ते हैं और वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, फिर हार्ट का शेप लेते हैं, उसके बाद हार्ट बढ़ना चालू होता है। तो ये मल्टीपल टुकड़े जब हार्ट में आके जुड़ते हैं तो कई बार इन टुकड़ों के चिपकने में कोई गैप रह जाए या कोई टुकड़ा आके गलत जगह पे चिपक जाए तो इस वजह से अबनॉर्मल सर्किट्स या अबनॉर्मल कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में कोई अबनॉर्मल गैप क्रिएट हो सकता है या वैल्व अगर बराबर नहीं बने या हार्ट पे कोई तिरछे बन जाए या नलियाँ चिपक जाएं या प्रॉपर ना बने, इस तरह की अबनॉर्मल विकृतियाँ हो सकती हैं। ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बहुत तरह की हो सकती हैं, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, अलग तरह के। इसको एक तरह से प्रकृति का खेल या प्रकृति का खिलवाड़ कह सकते हैं कि वो किसी भी तरह के कॉम्बिनेशंस में हार्ट को डैमेज या वो कर सकता है। और इसमें काफ़ी तरह के पेशेंट्स तो हार्ट इतना ज़्यादा ख़राब बनता है कि काफ़ी बच्चे तो माँ के पेट में ही मर जाते हैं, कुछ पैदा भी होते हैं तो भी कुछ थोड़े दिन में लाइलाज अगर विकृतियाँ हो हार्ट में तो भी नहीं बचते हैं। पर काफ़ी इसमें है जिसमें पेशेंट्स को बचाया जा सकता है और काफ़ी इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है। हम इनमें कॉमन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में या ज़्यादा रेयर चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जो ज़्यादा डेंजरस वाले विकृतियाँ हैं वो बहुत रेयर हैं क्योंकि ज़्यादातर तो बच्चे वो माँ के पेट में ही मर जाते हैं, जो पैदा होते भी हैं वो 1-2 साल में मर जाते हैं। तो ज़्यादातर जो रेगुलर में हम पेशेंट्स देखते हैं उसमें जो ये विकृतियाँ हैं वो थोड़ी कम सिवियरिटी वाली होती हैं। ज़्यादातर ये हार्ट के छेद या अबनॉर्मल कनेक्शंस वाली रहती हैं जो ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। हाँ, इस तरह की बीमारियों के ट्रीटमेंट में ये रूल रहता है कि जितना जल्दी ट्रीटमेंट करो उतना अच्छा। उसमें कुछ एक तरह की विकृतियाँ ही हैं, जैसे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वो एक छेद है, उसको थोड़ा लेट भी अगर हम ट्रीटमेंट करें तो चलता है। पर ज़्यादातर इस तरह के बीमारियों में ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो वो करना अच्छा होता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो इन बीमारियों को बोलते हैं, इसमें 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, एक एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। साइनोटिक मतलब जहाँ पे बॉडी नीली पड़ जाए, यानी कि जहाँ शुद्ध और अशुद्ध ब्लड का ऐसा मिश्रण होता है कि जिसमें बॉडी नीली पड़ जाए, उसको साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जहाँ पे बॉडी नीली नहीं पड़ती, यानी बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल रहता है, वो कम सीवियरिटी की होती है। ब्लड मिक्सिंग तो इनमें भी होता है लेकिन इसमें बॉडी नीली नहीं पड़ती है, तो उसको एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। ज़्यादातर आप ये मान के चलिए कि जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है जिसमें सैचुरेशन कम होता है या बॉडी नीली पड़ती है, ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ होती हैं और इसमें ट्रीटमेंट बहुत सारी बीमारियों में इतना ईजी नहीं होता, ज़्यादातर बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। और एसाइनोटिक में 70 to 80% केसेस में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ ही टाइप की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिसमें इतना ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल होता है और ट्रीटमेंट मुश्किल पड़ता है। अर्ली स्टेजेस में अगर एसाइनोटिक वाले बीमारियों को आप डिटेक्ट कर लो तो ज़्यादातर बच्चों को आप नॉर्मल लाइफ भी कर सकते हो। ये बीमारियों में भी खासकर जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें अगर बहुत लेट डिटेक्ट होता है या डिटेक्ट नहीं हो पाता है, बच्चा 20-25 साल की आयु में हमारे पास आता है जब हार्ट पूरी तरह फेल हो चुका होता है, तो फिर ज़्यादा कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उस टाइम तक हार्ट में परमानेंट डैमेज क्रिएट हो चुका होता है। पर हाँ, जल्दी अगर इनको डिटेक्ट किया जाए तो ज़्यादातर 70 to 80% केसेस में इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या तो सर्जरी द्वारा या उसको डिवाइस या बटन के द्वारा क्लोज किया जा सकता है। दवा गोली का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ज़्यादातर ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो है एसाइनोटिक में ASD करके होल्स वाली ही होती है ज़्यादातर। इसमें ASD, VSD, PDA ये 3 तरह के होल आते हैं। ASD मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि हार्ट में जो ऊपर के 2 चेम्बर्स होते हैं जिसको एट्रिया बोलते हैं, उसमें राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अगर खांचा हो या होल हो तो उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ये हार्ट के 2 वेंट्रिकल्स यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में अगर छेद हो तो उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और PDA यानी हार्ट की 2 बड़ी नलियाँ यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, अगर उसके बीच में कोई डिफेक्ट हो या कनेक्शन हो तो उसको PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। ये 3 एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा ईजी है जिनको ट्रीट करना। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में एक फैलोट स्टेट्रोलॉजी काफ़ी कॉमन है जिसमें काफ़ी लेट तक भी लोग आते हैं और उनको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पर ज़्यादातर अगर साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट लेट आते हैं हमारे पास तो ट्रीटमेंट इतना ईजी नहीं होता।
ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ डिटेक्ट कैसे होते हैं और पेशेंट को कैसे पता चले कि उसके बच्चे को ये विकृति है, क्योंकि अपने इंडिया में ज़्यादातर लोगों का तो कोई एंटीनेटल इको चेकअप्स और हार्ट का एंटीनेटल या फीटल इको चेकअप्स इतने नहीं कॉमन है। तो हालांकि देखिए बेस्ट तो यही है कि जो भी बच्चा जब माँ के पेट में हो तभी उसका कार्डियक स्कैन हो जाना चाहिए, और ज़्यादातर ये स्कैन्स को जिसको फीटल इको स्कैन बोलते हैं उसमें 5वें महीने में ही पिकअप किया जा सकता है कि इसमें कोई डिफॉर्मिटी है, और उसी टाइम में बच्चे को गिराया जा सकता है ताकि इस तरह के विकृत हार्ट वाले बच्चे पैदा ना हो और लॉन्ग टर्म में उनके ट्रीटमेंट में दिक्कत ना आए। हालांकि उसमें भी अगर माइल्ड फॉर्म है किसी को तो उनको आप बच्चा गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनको बाद में ठीक किया जा सकता है। जिनको बहुत सिवियर डैमेज हो तो उन वैसे बच्चों को माँ के पेट में भी अबॉर्शन वगैरह करवाया जा सकता है। पर अगर इनका किसी का फीटल स्कैन ना हुआ हो, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट 99% फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि सारे चेकअप्स नहीं हो पाते हैं, तो वैसे केसेस में बच्चा अगर पैदा हो गया और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा रो रहा है या नीला पड़ने की बॉडी की टेंडेंसी है या सांस ज़्यादा फूल रही है या बच्चे कुछ भी काम करने में, खासकर अगर दूध पी रहा है उसमें अगर बच्चे को थकान हो रही है, या दूध पी टाइम बच्चे के माथे पर अगर पसीना आ रहा है और वो बार बार दूध पीता है छोड़ता है, माँ का दूध पीता है छोड़ता है, इस तरह का अगर सकिंग का साइकिल बार बार कर रहा है, खासकर अगर वो दूध पीने के टाइम इतना थक जाता है कि सो जाता है फिर उठ के फिर दूध पीता है, इस तरह का अगर कोई बच्चा बिहेव कर रहा है तो उसमें माना जा सकता है कि उसको हार्ट फेलियर हो सकता है या हार्ट की बीमारी हो सकती है। वैसे केसेस में आपको बच्चे का डिटेल इको चेकअप और कार्डियक इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। अगर बच्चा नीला पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको जितना जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। इस तरह के केसेस में ईसीजी, इको, एक्सरे, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। ऑब्वियसली हार्ट के सारी बीमारियों में ये ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। हाँ, बच्चों के लिए हम ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करते, पर ये 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो बच्चों के बीमारी में भी हेल्प करते हैं। ईसीजी का उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन इकोकार्डियोग्राफी, लेकिन जो हार्ट का सोनोग्राफी है वो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसमें हार्ट में किस तरह का डिफॉर्मिटी है, किस तरह का छेद है, वैल का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके साथ कोई एसोसिएटेड फीचर्स है कि नहीं और ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं, ज़्यादातर सब डिसीजन इको पे हो जाता है। एक्सरे और ईसीजी में थोड़ा बहुत मदद मिलती है अपनी फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए, लेकिन वो इतने यूज़फुल नहीं है। कभी कभी किसी केसेस में एक एंजियोग्राफी जैसा टेस्ट जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन बोलते हैं वो भी करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि बच्चे में ऑपरेशन के क्राइटेरियाज मैच होते हैं कि नहीं और ऑपरेशन वगैरह पॉसिबल है कि नहीं। इसमें एक एंजियोग्राफी जैसा टेस्ट करना पड़ता है जिसमें हर जगह के प्रेशर कितना है वो मेजर किया जाता है और कुछ सिलेक्टेड जगह में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके उनका एंजियोग्राफी भी करना पड़ता है। इस तरह के केसेस को ज़्यादातर अगर बचपन में माँ बाप ना पिकअप कर सके तो जब बच्चा स्कूल में जाता है उस टाइम पे स्कूल हेल्थ चेकअप्स का सिस्टम रहता है, जहाँ पे कोई भी डॉक्टर या फिजिशियन बच्चों को स्कूल में एटलीस्ट स्टेथोस्कोप लगा के उनको हार्ट के साउंड्स को सुनता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर हार्ट का साउंड कोई अबनॉर्मल आ रहा है या हार्ट साउंड्स में कोई लाउड साउंड मरमर जिसे बोलते हैं अगर वैसा सुनाई दे रहा है तो वैसे पेशेंट्स को तुरंत चेकअप करवाना चाहिए और इस तरह के पेशेंट्स को पिकअप वहाँ स्कूल से किया जा सकता है। इंडिया में ये स्कूल हेल्थ चेकअप के सिस्टम्स काफ़ी कॉमन है और काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको स्कूल हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स में डिटेक्ट किया जाता है कि उनको हार्ट की नली का हार्ट का कोई वैल का या कोई छेद का प्रॉब्लम है और बाद में उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। इस तरह के पेशेंट्स में कोई हार्ट का इन्फेक्शन है जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़, उनको भी इस तरह के एज में काफ़ी मिलते हैं और स्कूल हेल्थ चेकअप्स में पिकअप किया जाता है। वैसे पेशेंट्स भी हमारे पास लाए जाते हैं जिनको हम ट्रीटमेंट करते हैं। पर स्कूल हेल्थ चेकअप इज़ अ वेरी एक्सीलेंट प्रोग्राम जहाँ पे ये तरह के केसेस को जल्दी पिकअप किया जा सकता है और काफ़ी बच्चों की जान बचाई जा सकती है इस तरह की खतरनाक बीमारियों में। और इसमें करना कुछ नहीं है, लाइन से सारे बच्चों को आप एक चेकअप करें, उनका सिर्फ एक स्टेथोस्कोप लगा के सिंपल एक हार्ट साउंड सुन ले तो एटलीस्ट 80-90% केस में अगर डॉक्टर अच्छा है तो बीमारी पिकअप हो ही जाती है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट को जितना जल्दी हो चेकअप होना चाहिए। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि अगर सांस फूल रही है या खेलने में तकलीफ आ रही है बच्चे को, वो बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा है या बार बार नीला पड़ जाता है, बार बार उसको झुक के बैठना पड़ता है जिसको स्क्वाटिंग पोजीशन बोलते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर इस तरह के कोई फीचर्स अगर बच्चे को हो रहे हैं तो आपको बच्चे को लेके आना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको बहुत माइल्ड वेरिएशंस होते हैं, खासकर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जिनको हो उनको बहुत लेट भी पिकअप होता है, कई बार 40-50 साल की आयु में भी पिकअप होता है, ऐसा बीमारी डायग्नोज होती है, ऐसा भी हो सकता है। कई इस तरह के पेशेंट्स हमें बोलते हैं साहब बीमारी तो बचपन से है, 40 साल में क्यों पता चल रही है, अभी क्यों इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, अभी क्यों हार्ट फेल हो रहा है। तो हर छेद का या हर डिफेक्ट का हार्ट को फेल करने का टाइम फ्रेम अलग होता है। जो छेद हार्ट को जल्दी फेल करते हैं उसमें बच्चे की कंडीशन जल्दी बिगड़ने लगती है, जो छेद हार्ट को बहुत धीरे धीरे डैमेज करते हैं उसमें बहुत साल भी हार्ट चल जाता है और बहुत लेट भी पिकअप हो, ऐसा हो सकता है।
अब इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर एसाइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिजीज़ या जिसमें बॉडी नीली नहीं पड़ती, उस तरह के छेदों को ज़्यादातर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। 80 to 90% केस में इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में ये छेद अपने आप भी बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे हार्ट का साइज़ बढ़ता है उसमें दीवारें चारों तरफ से उस छेद के तरफ दीवारें ग्रो कर जाती हैं और छेद का साइज़ अपने आप कम होकर बंद भी हो जाता है। पर ये ज़्यादातर सिर्फ छोटे छेदों में ही होता है। जिनका भी छेद का साइज़ बड़ा होता है या सिग्निफिकेंट हर एक छेद का अलग कट ऑफ होता है, उसके बियॉन्ड अगर रहता है तो वो अपने आप बंद नहीं होता। वैसे ज़्यादातर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हार्ट का साइज़ बढ़ने से छेद का साइज़ बढ़ भी सकता है, इसलिए पहले 7-8 साल तक बॉडी में छेद का साइज़ वेरी कर सकता है। यूजली ये छेद का साइज़ जितना बढ़ना होता है पहले 8-10 साल के अंदर ही बढ़ता है, उसमें चेंज जितना होता है 8 साल 10 साल के अंदर ही होता है। उसके बाद इसमें अपने आप बंद होने का चांसेस नहीं रहता। इस तरह के कुछ जो बिल्कुल माइनर होल्स वगैरह रहते हैं उसमें हम कई बार पेशेंट्स को दवा पर भी चलने देते हैं। हर एक छेद जो बच्चे को है उसमें सबको ऑपरेशन करने की या उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत छोटे छेद के छेद होते हैं उसमें जब आप स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो साउंड बहुत लाउड आता है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। कई बार छाती को हाथ रखने से वो महसूस भी होगा, आप उसको टच करके पैल्पेट भी कर सकते हैं कि वो लाउड साउंड आ रही है। लेकिन वो छेद का प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है और उसमें छेद का साइज़ इतना बड़ा होता है कि उसमें क्लोज करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कई बार आप सिर्फ दवा पर भी चलाते रहो या बिना कुछ करे भी वेट एंड वॉच करते रहो तो भी काम चलता है। सिलेक्टेड केसेस में जहाँ छेद का साइज़ बड़ा होता है वहाँ पे या हार्ट फेल होना चालू हो जाता है, वहाँ उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दवाओं का ज़्यादा रोल नहीं है, दवा से आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दवा से आप खाली अगर हार्ट फेल हो रहा है या सैचुरेशन वगैरह कम हो रहा है तो थोड़ी मदद कर सकते हैं। पानी अगर बच्चे को बार बार भर रहा है, बच्चे का वेट ग्रोथ नहीं हो रहा छेद की वजह से, अगर हार्ट फेल होना रहा है तो बच्चे का अगर बॉडी वेट पिकअप नहीं हो रहा, तो इस तरह के केसेस में दवाओं से थोड़ा मदद मिल सकती है। पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ देते हैं तो हार्ट फेलियर के साइंस थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन दवाओं का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। छेद का साइज़ दवाओं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें हर तरह के इस तरह के बच्चों को ये हिदायत दी जाती है कि हर 3 से 6 महीने में बार बार इको रिपोर्ट कराते रहें और छेद का साइज़ बढ़ रहा है कि घट रहा है उसको हम असेस कर सकते हैं, जिसको सीरियल इको फॉलोअप बोलते हैं। यानी सीरियल इको कार्डियोग्राफी से फॉलोअप करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें थेरेपी ये है कि सर्जरी। अगर किसी का छेद ऐसा है और जो ज़रूरत है जहाँ क्लोज़ करने की, वहाँ ज़्यादातर छेद को सर्जन ऑपरेशन करके हार्ट को खोल करके एक मेम्ब्रेन या पैच उसके चारों तरफ सिल देता है और वो छेद को ऑपरेशन के द्वारा बंद किया जा सकता है। जो छेदों का साइज़ बहुत छोटा है या पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर का चांस नहीं है, वहाँ ऑपरेशन नहीं करते हैं। पर जहाँ छेदों का साइज़ बड़ा होता है वह सर्जरी करनी चाहिए। जो बहुत बड़े छेदों का साइज़ होता है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा होल साइज़ बड़ा होता है, हार्ट फेलियर चालू हो जाता है, वहाँ यूजली सर्जरी जल्दी करनी पड़ती है। जहाँ माइनर सिम्टम्स होते हैं वहाँ सर्जरी डिले भी कर सकते हैं। यूजली आइडियल टाइम सर्जरी करने का तब है जब बच्चे का उम्र लगभग 1 से 2 साल का हो जाए या बच्चे का बॉडी वेट लगभग 10 किलो को क्रॉस कर जाए तो सर्जिकल रिस्क कम हो जाता है। इससे कम बॉडी वेट में अगर सर्जरी करते हैं या अर्ली एज में करते हैं तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। बच्चे का ऑपरेशन पीरियड में जान जाने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। जो केसेस में बॉडी वेट अगर 10 किलो के बियॉन्ड है, उसके ज़्यादा वैसे वाले केस में अगर सर्जरी करते हैं तो रिजल्ट कंपेरेटिवली थोड़े बेटर आते हैं। सारे छेद जो माइनर साइज़ के उनको क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी किसी केस में पैलिएटिव सर्जरी यानी पेशेंट के सिम्टम्स को कम करने के लिए सर्जरी की जाती है, जहाँ पे अगर ये छेद जो हार्ट की डिफॉर्मिटी है वो पूरी तरह से अगर करेक्ट नहीं कर सकते तो हम एक टेम्प्रेरी ऑपरेशन कर देते हैं ताकि बच्चे की जान तुरंत ना जाए। और इस तरह की सर्जरीज़ को टेम्प्रेरी सर्जरी यानी पैलिएटिव सर्जरीज बोलते हैं, जिसमें बच्चा काफ़ी साल तक जी लेता है, पूरा नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, लेकिन इस तरह के केसेस में वो कुछ वर्ष अपना काम चलाने जैसा ज़िंदगी जी सकता है। 30-40 साल तक की आयु वो पार कर सकता है। ज़्यादातर ये पैलिएटिव सर्जरीज कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ यानी कॉम्प्लेक्स हार्ट की जो विकृतियाँ उसमें करते हैं ये, और ज़्यादातर जो नीले वाले हार्ट की विकृतियाँ यानी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है उसमें ही ये ज़्यादातर करते हैं। एसाइनोटिक वाले बीमारियों में ज़्यादातर में ऑलमोस्ट 80 to 90% केस में सर्जरी करके उसको अपन प्रॉपर क्योर कर सकते हैं, उसको क्यूरेटिव सर्जरीज बोलते हैं। पैलिएटिव सर्जरीज माने खाली सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए कुछ टाइम को बच्चा जी जाए या बच्चा थोड़े साल उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए उसके लिए सर्जरी की जाती है। बीमारी को पूरी तरह इसमें क्योर नहीं किया जा सकता। बहुत ख़राब जो केसेस हैं उनमें सर्जरी
बर्थ के 3-4 महीने में भी कभी कभी करनी पड़ती है, और बहुत ही ख़राब केसेस होते हैं उसमें जन्म के 1 महीने के अंदर भी कई बार सर्जरीज करनी पड़ती है। जैसे एक ट्रांसपोजिशन ऑफ गेट आर्टरीज है जिसमें हार्ट की नलियाँ दोनों गलत कनेक्शन में उल्टी सीधी जुड़ जाती हैं, तो उसमें तो बच्चे का ऑपरेशन 10-15 दिन के अंदर ही करना पड़ता है, नहीं तो जानकारी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी ज़्यादातर सर्जरीज़ हम लोग 1 से 1.5 साल के एज में ही ज़्यादातर प्लान करते हैं। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और कंडीशन नहीं सुधर रही है, बच्चे का हार्ट फेलियर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो जल्दी भी कई बार करना पड़ता है। यूजली ज़्यादातर ये सर्जरीज़ में प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर हो जाती है और दोबारा रिकर नहीं करती है। कुछ कुछ केस में फ्लैप्स अगर वापस से खुल जाते हैं, जो सर्जरी में सर्जन ने पैच लगाया था वापस से खुल जाए, या सर्जन ने जब सर्जरी किया था तो पूरा करेक्शन अगर नहीं किया था, पार्शियल करेक्शन किया था, तो प्रॉब्लम वापस से भी दोबारा हो सकती है। इस तरह के पेशेंट्स में अगर हार्ट पूरी तरह से आपने रिपेयर कर दिया तो सर्वाइवल व्यक्ति का नॉर्मल भी हो सकता है। हालांकि ये आदमी पूरे 70-80 साल तक जीते हैं ऐसा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर ये डिफेक्ट्स में हार्ट में स्ट्रक्चरली थोड़ा डैमेज तो हो ही जाता है, तो नॉर्मल से थोड़ा कम सर्वाइवल इनका रहता है। पर सर्वाइवल उस व्यक्ति का कितना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो हार्ट का डिफॉर्मिटी है या जो शेप खराब है वो कितना सीवियर है। जो ज़्यादा सीवियर है उनकी सर्वाइवल कम होगी, जो कम सीवियर है उसमें ज़्यादा रहेगी। जिनका जल्दी और क्यूरेटिव सर्जरी हो गया उसमें सर्वाइवल ज़्यादा रहेगा। जिसमें सिर्फ पैलिएटिव सर्जरी किया है या टेम्पररी सर्जरी किया है उसमें सर्वाइवल कम रहेगा। पोस्ट सर्जरी केसेस में आपको थोड़ा बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह ना हो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर लोग उसकी लाइफ नॉर्मल रहती है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें भी सीरियल इको फॉलोअप का कॉन्सेप्ट है कि हर 6 महीने या 1 साल में इको कार्डियोग्राफी करते रहें, और मोस्टली इनको प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे लोग को प्रेगनेंसी ना प्लान करने के लिए काफ़ी लोग को बोला जाता है, खासकर जिनको कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो या जिनका राइट साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो, वैसे लोग को प्रेगनेंसी प्लान करने को यूजली मना किया जाता है। क्योंकि वैसे फीमेल्स अगर प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका भी और बच्चे का दोनों का जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सीवियर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए यूजली एक बार पहले प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से अच्छे तरह से कंसल्ट कर लें, और अगर वो सेफ़ कहे तभी प्रेगनेंसी प्लान करें, नहीं तो अनप्लान प्रेगनेंसीज में ऐसे केसेस में काफ़ी लोग की जान जा सकती है। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में जो सिंपल हार्ट के डिफॉर्मिटीज़ हैं या सिंपल छेद हैं उसको इंटरवेंशन से बिना सर्जरी करके क्लोज किया जा सकता है। इसको डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। उसमें एक छाते के शेप का डिवाइस होता है जो हम उस जो छेद है उसके दोनों तरफ लगा देते हैं, और वो छाते की जो पंखुड़ियाँ हैं वो हार्ट के उस दीवार को पकड़ लेती है, तो छेद में से ब्लड लीकेज बंद हो जाता है। इसको डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। ये इनका सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा रहता है, और फ्यूचर में एक बार डिवाइस कर दिया तो प्रॉब्लम्स आने का चांस बहुत कम होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो बाकी किसी स्ट्रक्चर से अगर टच करे हार्ट में, या कभी कभार अर्ली स्टेजेस में ऐसा होता है कि वो अगर खिसक के निकल जाए डिवाइस तो दिक्कत कर सकता है। पर एक बार अगर 6 महीने हो गए डिवाइस किए तो उसके बाद ज़्यादातर ये कभी दिक्कत नहीं करते हैं। ऐसे पेशेंट में भी ऑब्वियसली साल 1.5 साल में एक बार इको चेकअप एटलीस्ट करते रहना चाहिए कि हार्ट का कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट वगैरह तो नहीं है। कुछ केसेस में जहाँ हार्ट का पंपिंग ख़राब है या हार्ट में डैमेज ज़्यादा हुआ वहाँ मेडिसिन लाइफ टाइम देनी पड़ती है। बेसिकली हार्ट पंप फंक्शन सुधारने वाली मेडिसिन रहती हैं वो पेशेंट को देनी पड़ती है। ज़्यादातर केस में मेडिसिन के उतना ज़्यादा रोल नहीं है इसमें। किसी को अगर वैल्व जन्म से छोटा है, जिसको वैल्व के थ्रू ब्लड अगर नहीं जा पा रहा है, हार्ट के जो 4 वैल्व्स है वो अगर सिकुड़े हुए हैं, उसको वैल्व स्टेनोसिस बोलते हैं, तो उसमें बलून करके वैल्व को बिना ऑपरेशन के भी खोला जा सकता है। ऐसे केस में सर्जरी करके भी वैल्व्स को खोला जा सकता है। इसको बलून वैल्वोटोमी बोलते हैं। और कभी कभी केस में अगर वैल्व में लीकेज हो तो एक नई टेक्निक आई है जिसमें बिना सर्जरी करके वैल्व को क्लिप लगा के उनको रिपेयर भी किया जा सकता है बिना सर्जरी के, या सर्जरी करके वैल्व को रिपेयर करना पड़ता है। ये भी जन्म से कुछ केसेस में मिलता है, पर ज़्यादातर ये छेद वाली बीमारी ज़्यादा कॉमन है। वैल्व वाली बीमारी ज़्यादातर बचपन से जिनको भी होती है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम कॉमन है, पर फिर भी कुछ केसेस में ये देखने को मिलती है, और इनको अप्रोप्रिएटली इनको भी अगर सही समय पर ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़्यादातर केसेस को नॉर्मल किया जा सकता है। उनकी लाइफ सर्वाइवल बिल्कुल नॉर्मल जैसी की जा सकती है। ये जो बलून वैल्वोटोमी अगर सिकुड़े वैल्व में करते हैं तो इसका सक्सेस रेशियो इनिशियली तो 70 to 80% रहता है, पर ये कभी कभी ज़्यादा नहीं चलते और कई बार वापस से भी पेशेंट को तकलीफ आ सकती है। वैसे कि इसमें रिपीट बलून ऑपरेशन या वैल्व को चेंज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है।
बचपन में अगर किसी का वैल का प्रॉब्लम है या वैल ज़्यादा ख़राब है तो उसके को ऑपरेशन में वैल को चेंज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे का हार्ट का साइज़ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैल उसमें छोटा पड़ने लगता है और फिर वो वैल बाद में 10-15 साल की आयु के बाद कई बार चेंज भी करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में कोशिश यही करते हैं कि बगैर सर्जरी काम चल जाए और अगर बहुत ख़राब केस हो तो वैल को रिपेयर करके काम चल जाए। जहाँ बहुत सीवियर केस हो या बिल्कुल काम ना चल रहा हो वहाँ वैल को चेंज भी करना पड़ता है। पर वैसे केस में जब बच्चे का हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है यानी 15-20 साल की आयु के बाद वैल को रिपीट एक बार चेंज करने का ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर अगर ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है कि इनको अर्ली पिकअप अगर किया जाए और बच्चे में कुछ भी अबनॉर्मलिटी अगर आपको दिख रही है, अगर आपने अपने पीडियाट्रिशियन को या रूटीन डॉक्टर को भी अगर दिखाया या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया तो इनको जल्दी अगर आप डिटेक्ट कर देंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। पर जितना इनके डायग्नोसिस में लेट होते जाएगा उतना प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ते जाएगा और उतना ट्रीटमेंट के बाद भी सक्सेस होने का चांस कम होते जाएगा। थैंक यू।